Hello everyone. In previous class, we were discussing on ninth chapter of BST Financial Management, in which we have covered meaning of business finance, financial management, and financial decision, financial planning also. In simplest way, financial management related to managing finance. In all our things, financial decision relates to इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अल्टीमेटली जहां हमारा वेल्थ हमारे को इंक्रीज करनी है, शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करनी है, उस शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमने जो वर्किंग की वो हमारा क्या था, फाइनेंशियल डिसीजन पे। जहां हमने फाइनेंस लेके आए उसमें कॉस्ट मिनिमाइज की, जहां हम इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं वहां से मैक्सिमम नेक्स्ट टू मैक्स रिटर्न लेके जा रहे हैं, और जहां हमको डिविडेंड पे आउट करना है वहां डिविडेंड भी हमने क्या है, मिनिमम पे आउट किया। ये हमारा फाइनेंशियल डिसीजन था। फाइनेंशियल डिसीजन के बाद हमने जो कंसीडर किया वो था मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग, कि टाइमली मेरा फंड अवेलेबल हो जाए, जिस क्वांटम में मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल हो जाए। ये मेरा क्या था, फाइनेंशियल प्लान। यहां तक हमने देख लिया। अब बात करता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की को जब भी हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर एक चीज कंसीडर करके चलना कि कैपिटल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हमारा जो कैपिटल लेके आया है, हम लोग फंड लेके आए हैं, उसमें डेब्ट और इक्विटी का पार्टीशन कितना है। यहां पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चल रहे हैं हम लोग। कंपनी में हमने कंसेप्ट रहा था सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो भी कंपनी है अपने बिजनेस से सेपरेट है, यहाँ पे ऑनर्स और बिजनेस अलग अलग सेपरेट है, इनकी एक लीगल आइडेंटिटी है। तो उस केसेस में जो बिजनेसमैन है हमारा, जो भी बिजनेस का ऑनर है, उसने बिजनेस में क्या दिया, ठीक है, यहाँ ऑनर ने बिजनेस में क्या दिया, तो यहाँ उसको आउटर मान ही दिया ऑनर को, तो उस केसेस में बिजनेस जो है हमारे, उसके लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। अल्टीमेटली दोनों का सेपरेशन है, तो बिजनेस ऐसे बिजनेस का ऑनर हो या अदर पर्सन हो, उसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम कौन के चल रहे हैं, तो बिजनेस ऑनर भी उसके लिए क्या है, क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट जैसे कि ऑनर से आए या किसी अदर आउटसाइडर से आए, तो बिजनेस को तो अल्टीमेटली पेमेंट करना है। तो ये हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से पड़ा। तो जो बिजनेस में हम लोग कैपिटल लेके आएंगे, मनी लेके आएंगे, मनी टू टाइप्स में आ सकती है हमारे। एक तो सीधे सीधे इक्विटी, जिसको हमने बोला ऑनर्स फंड। इक्विटी फंड बोलो, ऑनर्स फंड बोलो, जिसमें हमारे क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। कभी कभार हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, और लास्ट में हम बोलते हैं हमारी रिटेन अर्निंग, जो हमारे प्रॉफिट में से जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्या है, रिजर्व या रिटेन अर्निंग है। ये हमारा खुद का पार्ट है जो हमारे बिजनेस में यूज करके चलना है। दूसरा एक होता है हमारा बोरोड फंड, जो अदर आउटसाइडर्स बच्चे उनका हो गया, जैसे मेरे डिवेंचर होल्डर्स हो, मेरे कोई बैंक हो, या फिर हम लोग बोलते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फिर अदर किसी रिलेटिव से लेके आ रहे हैं। तो ये आउटसाइडर से जो भी हम लोग लेके आ रहे हैं वो मेरा बोरोड फंड हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या है, कैपिटल बस्टिंग। यहाँ पे दोनों के अपने अपने बेनिफिट है और अपने अपने लॉसेस है। इक्विटी की जब भी बात करेंगे तो ये हमारे पे बर्डन नहीं पड़ता, जब हमारा प्रॉफिट होगा तो ही हम इनको पे आउट करके चलेंगे, अदरवाइज इनको पे आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। बट इनके साथ लॉसेस क्या है, जितना हम इक्विटी इंक्रीज करेंगे, जितने शेयर होल्डर्स इंक्रीज करेंगे, उतने ही मेरी कंपनी में क्या है, ऑनरशिप इंक्रीज होगी। तो वो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि मेरी ऑनरशिप इंक्रीज हो रही है। कहां अगर माना 5 लाख रुपीस अर्न कर रहे थे हम लोग, और 1 लाख पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 रुपीस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट 5 लाख रुपीस अर्निंग हुई हमारी, और हमारे जो भी शेयर होल्डर थे वो इंक्रीज हो गए, 1.5 लाख हो गए। तो कहां 5 रुपीस हमारे को मिल रहा था, कहां पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। तो अल्टीमेटली जैसे ही हमारे शेयर होल्डर इंक्रीज होंगे, इक्विटी होल्डर इंक्रीज होंगे, तो हमारे प्रॉफिट पे बर्डन पड़ेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पर्सन पड़ेंगे, तो हमारे लिए नेगेटिव है। ये नेगेटिव था। बोरोड फंड में देखे तो यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है कि ऐसा कोई बर्डन पड़ने वाला नहीं है कि साहब आपको फिक्स पेमेंट, मतलब ऑनरशिप इंक्रीज होगी। बट लॉसेस क्या हो सकते हैं कि मैंने बोला मेरे को 10% का इंटरेस्ट पे आउट करना है।
बट 10% का जो इंटरेस्ट है वो कंपल्सरी पे आउट करना पड़ेगा, चाहे से आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो अदरवाइज ना हो, फिर भी आपको इसका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट तो कम आई इनकी, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली बर्डन पड़ना है। तो इन जो सबका कॉम्बिनेशन जो लेके हम लोग चलेंगे वो कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या है, कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, थ्योरी देखेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पैटर्न और प्रोपोर्शन यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स इन रेजिंग फंड। अब क्या प्रोपोर्शन होगा, या तो ऑनरशिप होगी हमारी, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू कैटेगरी ऑनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में जब भी बात करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई हमारी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्टली हमारा बचेगा रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। 3 पार्ट्स है। बोरोड फंड में बात करेंगे तो मेरे को लोन हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या फिर मैंने बोला पब्लिक डिपॉजिट। अल्टीमेटली जो आउटसाइडर्स से मैं लेके आया हूं, जिसपे मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट पे आउट करके चलना है, वो मेरा बोरोड फंड है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। दिस मे बी बोरोड फ्रॉम, या तो बैंक से लेके आएंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर होल्डर है पब्लिक से लेके आ सकते हैं। ये दोनों का पार्टीशन क्लियर हुआ हमारे। अब बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीन क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिकली मीन है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे वो कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। मिक्स बिटवीन ऑनर्स और बोरो फंड। कितना ऑनर्स फंड लेके आए, कितना बोरो फंड लेके आए, इनका कॉम्बिनेशन हम लोग एक जगह कर देंगे, वही मेरा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। This shall be referred as equity and debt in sequent text। कितना इक्विटी कितना डेब्ट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इट मींस मेरी इक्विटी पर कितना डेब्ट है। मैंने बोला कि 10 लाख के मेरे शेयर कैपिटल है और मैंने 5 लाख के लोन ले रखे, तो अल्टीमेट देख ले जाए 5 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया, 1 इक्वल्स टू 2 मेरा क्या होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो एज अ प्रोपोर्शन डेब्ट। और कई बार हम टोटल कैपिटल पे भी कंसीडर कर लेते हैं, डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी। इट मींस क्या देखा कि मेरा डेब्ट कितना है 5 लाख, और फिर मैंने बोला डेब्ट प्लस इक्विटी हो गई टोटल कैपिटल 5 प्लस 10, तो ये मेरा कितना हो गया 33 1/3%। ठीक है, 1/3 पार्टीशन। तो देखा जाए तो जैसे इक्विटी पे कितना पार्टीशन है, टोटल पे कितना पार्टीशन है, यही मेरा क्या है, डेब्ट इक्विटी कैपिटल रेशियो। डेब्ट एंड इक्विटी डिफरेंट सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कनेस। मैंने वही बात बताई, डेब्ट जो है या बोरोड फंड है या इक्विटी फंड है, सबके अपने अपने बेनिफिट और सबके अपने अपने एक डिसएडवांटेज है। क्या है, इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कनेस, या तो कॉस्ट इंक्रीज होगी या रिस्कनेस इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर मैं डेब्ट की कॉस्ट मान के चलूं तो मैंने बोला था कॉस्ट कैसी है, लोअर है, हमारे को क्या है, बहुत इजी वे में बहुत सस्ते में डेब्ट मिल जाएगा। बट लॉस क्या है कि मेरे पर अल्टीमेटली बर्डन है, मेरे को रिस्क इंक्रीज करता है। और यहाँ पर कॉस्ट इक्विटी की बात करें एज कंपेयर टू डेब्ट, बिकॉज द लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए जब भी पेमेंट होता है तो सबसे पहला पेमेंट होता है बैंक लोन को या सिक्योर्ड लोन्स को। सिक्योर्ड लोन के बाद होता है अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट होता है, फिर फाइनली उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर, फिर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर। तो इस तरह से क्या है, जब भी लिक्विडेशन होगा तो पेमेंट का ये शेड्यूल चलने वाला है। तो लास्ट में पेमेंट किसको मिलना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो रिस्क भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंक्रीज की। जितनी हायर रिस्क होगी उतना ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेंगे। यहाँ पर जो सिक्योर्ड लोन है, बैंक लोन्स वगैरह है, इनकी रिस्क कम है। क्यों है, क्योंकि सबसे पेमेंट मिल रहा है, तो इनका जो इंटरेस्ट है या पेमेंट है वो भी क्या होगा, लोअर होगा। क्योंकि रिस्क क्या है, मिनिमम रिस्क मिनिमम रिटर्न। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, लोअर रहती है एज कंपेयर टू इक्विटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर की रिस्क क्या है, इंक्रीज है। रिस्क वाला कंसेप्ट हुआ, सिंस द लेंडर्स अर्न एन एश्योर्ड रिटर्न। सीधा सा कंसेप्ट है, जो बैंक वाले हैं सिक्योर्ड लोन वाले, उन्होंने बोला हमारा 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो उनकी इनकम कैसी होगी, अश्योर्ड होगी, सिक्योर्ड होगी कि मेरे का अगर लॉस हो प्रॉफिट हो, मेरी तो इनकम सेफ है, मेरी अर्निंग सेफ है। एंड दी पेमेंट ऑफ कैपिटल, और उनको जो लोन का पेमेंट है वो भी सिक्योर्ड है। दे शुड रिक्वायर लोअर रेट ऑफ रिटर्न। इसी रीजन से वो क्या है, उनके रेट ऑफ रिटर्न क्या है, लोअर है।
जितनी हायर रिस्क होगी उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी लोअर रिस्क होगी उतनी ही लोअर रिटर्न रहती है। तो सिक्योर्ड लोन में रिटर्न कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, मिनिमम रिस्क है। एडिशनल इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पेमेंट लेके चलेंगे हम लोग ऑन डेब्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब सेकंड बेनिफिट इंटरेस्ट पे क्या है कि ये एक टैक्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, तो उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, इसलिए भी उसकी क्या है, कॉस्ट लोअर हो गई। वेयर एज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, बट जब भी हम लोग कैपिटल पे पेमेंट करके चलेंगे, एक इक्विटी पेमेंट करके चलेंगे, वहां पर गवर्नमेंट को अलग से एक टैक्स डिडक्टिव सोर्स नाम से अलग से पेमेंट और करना पड़ेगा। कहां, तो हमारे को वहां पर इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल रहा था इंटरेस्ट का एज एक्सपेंसेस, बट यहाँ पर एडिशनल पेमेंट और करना पड़ रहा है, इसलिए भी क्या है, थोड़ी सी इसकी कॉस्ट क्या है, हायर, रिस्क हायर रहती है हमारी किसकी, इक्विटी होल्डर्स में। इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट, बट जैसे ही हम डेब्ट का इंक्रीज करेंगे, लाइवलीहुड लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन अनअफेक्टेड। जितनी ज्यादा हम लोग डेब्ट यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे को क्या है, को इक्विटी कॉस्ट मिनिमम होगी। बट कंसीडर ये कर लेना कि मेरे पर अल्टीमेटली बर्डन कितना पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो अपॉन अर्निंग पर शेयर डील विद द डिफॉल्टिंग लेटर इन दिस चैप्टर। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कितना इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, वो हमारा क्या है, किस पे डिपेंड करता है, एक एक टेबुलेशन फॉर्म में एक एग्जांपल दे रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। ये थ्योरी के बाद वही कंसीडर करने वाले हैं। डेब्ट इज चीपर, डेब्ट क्या है, चीपर सोर्स है, बट मोर रिस्की है। मेरी अर्निंग नहीं है, फिर भी मैं डेब्ट से रेज करता जा रहा हूँ मनी, तो मेरे पास क्या है, अल्टीमेटली बर्डन आएगा कि मेरे को उनका इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करूंगा। तो ये क्या है, मेरा रिस्की सोर्स है। इक्विटी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग होगी तो ही पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेंगे। फॉर ए बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑन प्रिंसिपल ऑब्लिगेटरी ऑफ द बिजनेस। डेब्ट लिया है तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, चाहे से आपके पास फंड अवेलेबल हो, अदरवाइज नो हो। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दिस कमिटमेंट, अगर हम लोग कमिटमेंट या पेमेंट नहीं कर पाते फॉर द बिजनेस टू गो इन लिक्विडेशन, तो हमारा बिजनेस लिक्विडेशन पे भी जा सकता है। देयर इज नो सच कंपल्सन इन केस ऑफ इक्विटी, बट इक्विटी में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मेरे पास पेमेंट नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो मेरे को डिविडेंड पे आउट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। इज देयरफॉर कंसीडर रिस्कलेस फॉर द बिजनेस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें तो मेरा इक्विटी क्या है, रिस्कलेस है, उसमें रिस्क नहीं है। बट इक्विटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, रिस्कलेस है, बट इक्विटी होल्डर है, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये रिस्की है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। डेब्ट की बात करें तो डेब्ट क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना है। हायर यूज ऑफ डेब्ट, और जितना हम डेब्ट का यूज करेंगे, इंक्रीज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज ऑफ ए बिजनेस, उतना बर्डन हमारे पे पड़ना है। रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए बिजनेस। जितना ज्यादा हम लोग डेब्ट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मेरा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है हमारा, चांस दैट ए फर्म वुड फेल टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशन, वो चांसेस, वो ऑब्लिगेशन जो मेरी एक बर्डन को इंक्रीज करता है, वही मेरा क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। अब ये थ्योरी जब हमने पढ़ी कि साहब इसका ये बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इससे हमारे को क्या है, कंप्लीट एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारे को कैसे क्या वर्किंग करनी है। ये बोला कि मेरे को क्या है, अभी टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है 30 लाख रुपीज की, ठीक है, 30 लाख रुपीज की मेरे को रिक्वायरमेंट है। इसमें से मैंने बोला अगर मैं डेब्ट से मनी लेके आता हूं तो मेरी इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर एनम, कितना भी लाओ उसको अब 10% पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स रेट की बात करें तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कितनी रहती है, 30%, यहाँ पर भी 30% है। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि मैंने इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उससे पहले मेरी सीधी सीधी इनकम कितनी है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, वो दे रखा है 4 लाख। अब मेरे 3 सिचुएशन है, मैंने बोला कि
डेप्ट कितना यूज करना है, तो फर्स्ट सिचुएशन बोल दिया कि आप डेप्ट रहने दो, ठीक है। सेकंड सिचुएशन बोला 10 लाख का डेप्ट यूज कर लो, थर्ड में बोला 20 लाख का डेप्ट यूज कर लो। अब अल्टीमेटली हम बात करके चल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी रहने वाली है। जहां शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, ये क्या है कि मेरी कितनी ईबीआईटी थी, कितना मैंने कमाया, उस अर्निंग में से कितना मेरे शेयर होल्डर को बेनिफिट मिला, कितनी मेरी शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हुई। जहां शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हो रही है उस पॉइंट को मेरे को मेजर करना है, अदर को इग्नोर करना है। तो ये एनालिसिस मेरे को करके चलना है। देयर का ईबीआईटी 4 लाख एंड 4 लाख मैंने कंसिडर कर ली। फॉर लाइक ईबीआईटी ले ली। अब सबसे पहले इनकम में से क्या लेस होगा, मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने बोला था 10%। फर्स्ट सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने कोई भी डेब्ट नहीं लिया। सेकंड सिचुएशन में मैंने 10 लाख का डेब्ट लिया था, 10 लाख का 10% निकालेंगे तो मेरा 1 लाख का जो भी इंटरेस्ट था डिडक्ट हुआ। और 20 लाख का डेब्ट था तो 12 लाख का इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। अब इंटरेस्ट पे आउट के बाद मेरा अर्निंग कितनी बची, मेरे पास कितना अवेलेबल है, मेरे पास बोला सीधे 4 लाख है, 4 लाख है, यहाँ 3 लाख अवेलेबल है, यहाँ 2 लाख अवेलेबल है। अब जैसे ही ये अवेलेबल है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट क्यों कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में बोला था जो इंटरेस्ट है वो एज ए एक्सपेंसेस अलाउ है, तो एक्सपेंसेस अलाउ है तो इस पर टैक्स का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद अब वहां पे एक्सपेंसेस का टैक्स का पेमेंट करना है। तो टैक्स मैंने बोला कितना था मेरा 30%, 30% टैक्स था। तो 4 लाख 30%, 120 गवर्नमेंट ले गई, यहाँ पर 90%, यहाँ पे 60,000। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद मेरे को कितना अवेलेबल है, यहाँ 280, 210 और 140 अवेलेबल है। मैंने बोला कि वहां पर 30 लाख के शेयर लेके आए हम लोग, 30 लाख के पूरे शेयर ले आए। एक शेयर की वैल्यू हमने मान ली 10 रुपीज, तो कितने शेयर हो गए, 3 लाख शेयर। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपीज आ गए। तो 3 लाख यहाँ पर 10 लाख के डेप्ट था, तो यहाँ पर 2 लाख के शेयर, 20 लाख के शेयर, तो मतलब 2 लाख शेयर, यहाँ पे 1 लाख शेयर बचे। अब कितना अवेलेबल है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी कि पर शेयर हमने कितना अर्न किया। तो 280 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो हमने 93 पैसा अर्न किया है। यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 1.5, यहाँ पर 105, यहाँ पर 1.40। तो अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर कहाँ हायर है, 1.4। तो देखा जाए तो हम कौन सा ईपीएस, कौन सी सिचुएशन जनरेट करेंगे, हमारी थर्ड सिचुएशन। तो देखा जाए तो मेरी रिस्क तो इंक्रीज थी बट मेरी रिटर्न भी क्या है, हायर है। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस ने डेब्ट से फंड इंक्रीज किया, अपनी रिस्क बढ़ाई, एक बर्डन बढ़ाया, तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ, पर शेयर इतना जनरेट करके हम चल रहे। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव वे है कि जितना हम लोग डेब्ट इंक्रीज करेंगे उतना बड़ा मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। ये कब, ये तो एक सिचुएशन हो गई, जब कब सिचुएशन हो गई, जब मेरी अर्निंग ईबीआईटी एक अवेलेबिलिटी अच्छी हो। बट मैंने बोला अगर मेरी ईबीआईटी डाउन हो गई तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और देखा है कि इस सिचुएशन में मैंने क्या कर दिया, सब कुछ सेम है बट मेरी ईबीआईटी क्या कर दी, लेस कर दी, 2 लाख लिया है। वहां पर ईबीआईटी हायर थी तो मेरे को बेनिफिट था। जैसे मेरी ईबीआईटी डाउन गई, मेरा पूरी गणित, पूरी सिस्टम डाउन आ जाएगा। वो कैसे, ईबीआईटी कितने तरीके, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यहाँ पर वही सेम, नो इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट किस पे था, मेरी ईबीआईटी से लिंक नहीं है, ये मेरी डेब्ट पर है। 1 लाख का इंटरेस्ट किया, यहाँ 2 लाख का गया। जैसे 2 लाख का अर्निंग थी, 2 लाख का इंटरेस्ट पे आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या होता है, नील। अब ना मेरे पास टैक्स के लिए पेमेंट है ना मेरे शेयर होल्डर के लिए है, तो शेयर होल्डर को क्या मिला, 0, नील। तो शेयर होल्डर के लिए क्या है, ये एकदम नेगेटिव पॉइंट हो गई, ये तो हमारे को अडॉप्ट करना ही नहीं है किसी भी सिचुएशन पे।
अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 लाख पूरा अवेलेबल है, तो यहाँ पर 1 लाख अवेलेबल है। टैक्स डिडक्ट किया वही 30%, 60,000 ये गया 30,000। यहाँ पर 140 अवेलेबल है, यहाँ पर 70। अर्निंग पर शेयर निकाला तो 0.747 और 0.35, तो बेनिफिशियल क्या है 0.47। तो देखा जाए मैं अर्निंग पर शेयर कहाँ कंसीडर करूंगा, जहां मेरी ईबीआईटी अच्छी हो। तो अभी जो हम लोग बात करके चले थे ना कि डेप्ट वाला पार्टीशन कब इंक्रीज करना है, कब बोरोड फंड को मेरे को इंक्रीज करना है, तो वहां पर एक चीज कंसीडर करने ना, जहां मेरी ईबीआईटी हायर हो, जहां मेरी अर्निंग अच्छी है, वहीं मैं डेप्ट का पार्टीशन बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को डेप्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए फंड अवेलेबल है, लेकिन मेरी ईबीआईटी नहीं है, मेरे पास अर्निंग नहीं है, तो मैं इक्विटी वाला पार्टीशन इंक्रीज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बर्डन नहीं चाहिए, मेरे को अपनी रिस्क इंक्रीज नहीं करनी है। तो यही मेरा क्या है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जहां पर हम लोग कंसीडर करने वाले हैं कितना क्या फंड हम लोग को यूज करना है। ये सिचुएशन क्लियर कि कितना मेरे को डेब्ट का पार्टीशन यूज करना है, कितना मेरे को इक्विटी का पार्टीशन यूज करना है, किस पे डिपेंड करेगा, मेरा ईबीआईटी पर डिपेंड करेगा। आगे फिर बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी दस अफेक्ट बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर किस बात पर डिपेंड करती है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी देख ली हमने और साथ में फाइनेंशियल रिस्क। जितना ज्यादा डेब्ट वाला पार्टीशन में इंक्रीज कर रहा हूं उतनी मेरी रिस्क इंक्रीज कर रही है। तो हमेशा प्रॉफिट ही कंसीडर मत करके चलना, फाइनेंशियल रिस्क को भी कंसीडर करना है। एक कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेट टू ऑप्टिमल। कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कब मानेंगे, proportion of debt equity such that result in increase of value of equity shares। ईपीएस इंक्रीज कर रहे थे हम लोग, जहां ईपीएस इंक्रीज हो रही है उसको ही मैंने क्या बोल दिया, बेस्ट बोल दिया। इन अदर वर्ड आर डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी एम्फेसिस ऑन इंक्रीज इन शेयरहोल्डर्स वेल्थ। ईपीएस या शेयरहोल्डर वेल्थ बोथ आर सेम। द proportion of debt in the overall capital is called financial leverage। मैंने मेरी ओवरऑल कैपिटल मतलब डेब्ट प्लस इक्विटी में कितना पार्टीशन डेब्ट का रखा, यही मेरा क्या है फाइनेंशियल लेवरेज। जितना ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज होगा उतना मेरा फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होगी। तो लेवरेज मींस मेरा डेब्ट वाला पार्टीशन टोटल कैपिटल में या कैपिटल वाले पार्टीशन में। फाइनेंशियल लेवरेज कंप्यूटेड एज डी अपॉन ई या फिर डी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई, where d is debt equally। फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन। जैसे ही मैं फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज करूंगा तो डेब्ट वाला पार्टीशन इंक्रीज करूंगा, फंड की कॉस्ट क्या है डिक्लाइन होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्क क्या है लोअर है, लोअर रिस्क है, तो उनको रिटर्न भी हम लोग क्या है कम देके चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट यूज ऑफ चीपर डेब्ट, जो हमारा इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेब्ट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज। यहाँ पर सीधे सीधे मेरी क्या है डेब्ट से कॉस्ट तो मिनिमाइज हो रही है लेकिन मेरी फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रही है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी फर्क है, ईपीएस का फर्क है, बिकॉज बिकम सीन थ्रू ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ये हमने कंसीडर करके हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। एनालाइज द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल वही है जो हमने कंसीडर किया। 3 सिचुएशन होगा दे रखी है, ठीक है। ये 1.5 1.4 ये हमने कहां कंसीडर किया था 1.4 वाला पार्टीशन। अब ये तो पैराग्राफ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम कहां कंसीडर करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना जब भी हम लोग डेब्ट वाला पार्टीशन यूज करना है, वो क्या है ईबीआई के टोटल इन्वेस्टमेंट 100। मतलब मैं कब कंसीडर करके चलूंगा, मैंने बोला कि मेरा 4 लाख का ईबीआईटी है और 30 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो अल्टीमेटली मेरे को जो रिटर्न ऑन अर्निंग है कि मेरी इन्वेस्टमेंट में कितने रिटर्न मिली 13.33। तो अल्टीमेटली मेरा जो इंटरेस्ट था वो कितना था 10%। तो मेरे को कहीं ना कहीं 3.33% का बेनिफिट था, इसलिए मैंने वर्क किया। बट दूसरी सिचुएशन में देखेंगे जहां 2 लाख का मेरा क्या था ईबीआईटी था और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट और वही 100 मल्टीप्लाई किया, तो वो जो जाएगा वो कैलकुलेशन जाएगी, वो जाएगी 6.67%। तो वहां टैक्स वो लेस करेंगे तो ये मेरा कितना माइनस में आ गया।
तो देखा जाए मेन यही है कि मेरा डेप्ट वाला जो पार्टीशन है इसका बर्डन हमारे पर पड़ना है, इंटरेस्ट का बर्डन पड़ रहा है। 13.33% मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, मैंने 10% इंटरेस्ट में डिडक्ट भी कर दिया, तो मेरे को आराम से अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है। बट मैंने जैसे ही 2 लाख EBIT लिया तो मेरी जो रिटर्न आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, वो आया 6.66%। मैंने 10% डिडक्ट किया तो मेरा कितना आया, माइनस पे 3.33%, इसलिए मेरे को लॉस वहां पर लग रहा था। थ्योरी देखो समझ में आ जाएगा। दे हायर देन द 10% इंटरेस्ट पेबल ऑन डेब्ट फंड, 10% से ज्यादा रिटर्न है तो मैंने उसको यूज कर लिया। विद हायर यूज ऑफ डेब्ट, दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंक्रीज द EPS। जो ROI और कॉस्ट ऑफ डेब्ट था उसकी वजह से EPS इंक्रीज द सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल, ये मेरे लिए क्या फाइनेंशियल फेवरेबल है। इन सच केस कंपनी ऑफन एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेब्ट, इसलिए कंपनी क्या सोचेगी अब चीपर डेब्ट मेरे को लेके चलना है। सच प्रैक्टिस फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो जहां जितना चीपर मैं सोर्स लेके आऊंगा वही मेरा पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिससे मेरी EPS इंक्रीज हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब EPS हमारे इंक्रीज करना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। नाउ कंसीडर ऑल द फॉलोइंग केसेस, ये हमने कंसीडर कर ही लिया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इन दिस एग्जांपल, अभी जो मैंने बताया यहां पर हमने 2 लाख EBIT ली, 2 लाख EBIT लेते ही हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया वो कितना आया, 6.7%। 6.7% में से मैंने 10% लेस किया तो मैं अभी भी कितना माइनस में हूं, 3.33%, तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। This is a situation of unfavorable financial leverage. Trading on equity is clearly unadvisable in such situation. अब हमारे को कंसीडर करना है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। Even in case of company X, there's less use of trading on equity is not recommended. जो फर्स्ट कंपनी थी वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कंसीडर करी थी, इसलिए वो बेनिफिट में थी। क्यों? क्योंकि वहां पे EBIT कम है। तो रिजल्ट देखेंगे तो जितना EBIT अगर मेरे पास अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल है, तो मैं इंटरेस्ट या फिर डेब्ट से मनी लूंगा। अगर मेरे EBIT नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, क्यों मैं डेब्ट से मनी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को बर्डन पड़ना है। एंड इंक्रीज इन डेब्ट में इनहेंस, जैसे मैं डेब्ट में इंक्रीज करूंगा EPS, बट पॉइंटेड आउट इजियर। अल्टीमेटली सारी बातें वही है कि मैं अगर मेरा डेब्ट इंक्रीज करता हूं तो मेरे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी। मैं डेब्ट कब इंक्रीज करूंगा, जब मेरा EBIT इनफ अवेलेबल हो। अगर मेरे पास EBIT अवेलेबल नहीं है तो मैं अल्टीमेटली कहां जाऊंगा, मेरे इक्विटी वाले पार्टीशन पे रखूंगा। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने क्या कंसीडर कर लिया, EBIT EPS एनालिसिस, जहां हमारे को हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ये हमारा ये वाला पॉइंट आज के लिए कवर हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग कंसीडर करने वाले हैं जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करने। आज के लिए थैंक यू।